हाय फ्रेंड्स, जॉइंट वेंचर में काम करना, क्या ये कंपनी बढ़ रहा है? कंपनी में अक्सर वर्कर्स छोड़ के भागते क्यों हैं? एंडोर्समेंट बाय द कंपनी लेटर हेड वो होना चाहिए जो कोई भी नहीं करता है। आप लोग भरोसा क्रिएट कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दैट? हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, हाय फॉलोअर्स, हाय सब्सक्राइबर्स। एनीवे, मैं सोच रहा था कि द चैनल आई वाज इंडल्ज इन फैशन आर्ट एंड डिज़ाइन, ये एक्चुअली इंग्लिश में था। मैं सोच रहा था इंग्लिश, काफ़ी लोगों को इंग्लिश में सारे लेक्चर्स देंगे और सारे डिस्क्रिप्शंस देंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, बड़ा बात हो जाएगा, लोग वाह इंग्लिश, हाँ ऐसा सोच रहा था मैं। फिर मुझे लगा कि ना अभी भी इंग्लिश उतना ज़्यादा लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, तो मैं हिंदी में स्टार्ट हो गया। मैं शायद कुछ दिन बाद बांग्ला में भी स्टार्ट कर दूंगा, मैं बांग्ला में भी बोलूँगा फैशन आर्ट एंड डिज़ाइन चैनल के लिए, क्योंकि काफ़ी बंगाली ऑडियंस है और हिंदी ऑडियंस है जिन्हें इंग्लिश से शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से आई एम ट्राइंग टू डू इट इन हिंदी আর বাংলা তো বলবো এরপরে, ঠিক আছে? तो যাই হোक, जो भी हो, अभी फ़िलहाल के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। और हिंदी में आज का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, ये मेरे स्टूडेंट्स के जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में आज का मैं वीडियो का ये प्रस्तुति करता हूँ। सो टुडेज़ वीडियो मैं आप लोगों को ये डिस्कशन करने वाला हूँ कि भाई बिज़नेस में जो समस्या आ रही है वो काफ़ी लोगों का बिज़नेस का ग्रोथ को लेकर समस्या आ रहा है और वर्कर मैनेजमेंट लेकर समस्या आ रहा है। तो ये वर्कर मैनेजमेंट और ग्रोथ का जो समस्या आ रहा है पर्टिकुलरली, ये सुलझाने का एक तरीका है, मैं बताता हूँ। सो जो समस्या है ये वर्कर लोगों का, कुछ लोगों का समस्या है, कुछ लोगों का बिज़नेस का ग्रोथ का समस्या है। ये सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो हम लोगों को फर्स्ट काम करना चाहिए, मेरा जो एडवाइस है वो मैं बता रहा हूँ कि हम जब तक अकेले सोचेंगे कि हम हर बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर लेंगे, बहुत दिक्कत होता है। जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो या जब तक आपके पास सपोर्ट सिस्टम ना हो, जो फाइनेंशियल फ्लो का कंटिन्यूस फाइनेंशियल फ्लो का सपोर्ट ना हो, या लोन लेके भी आप कर सकते हैं, मगर लोन का जो हेडेक है आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा परेशानी का चीज़ हो जाएगा। अगर आपका बिज़नेस ठीक से चल नहीं रहा है या फिर स्ट्रगल करने के दौरान अगर आपको लोन चुकाने का नौबत आ जाता है, तो ये सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, वो उचित है मेरे हिसाब से, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, शायद कोई भी नहीं करता है। वो ये है कि जॉइंट वेंचर में काम करना। और जॉइंट वेंचर 2 आदमी 3 आदमी से नहीं होने वाला है कि इन 3-4 लोग जो जुड़ते हैं उन लोगों का जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो कंपनी का जो ग्रोथ होता है, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हो, जब तक आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी का स्टेटस देखते हुए वर्कर्स वहाँ कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं कि भाई इस कंपनी में मुझे रहना है। आप शायद 2 पैसा उसे कम दो, मगर वो रहेंगे क्योंकि उसे एक आस्था मिलता है, रहने के लिए एक वजह मिलता है, क्योंकि उसे एक नज़रिया से वो अगर देखना चाहे कि मेरा भविष्य में क्या होने वाला है, इस कंपनी में अगर मैं रहूं तो क्या मुझे ग्रोथ मिल रही है, क्या ये कंपनी चलेगा, क्या ये चल पा रहा है, क्या ये कंपनी बढ़ रहा है, बड़ा बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से सोचें तो पता चलेगा कि कंपनी में अक्सर वर्कर्स छोड़ के भागते क्यों हैं। किसी भी कम्युनिटी के वर्कर्स हो, किसी भी प्रांत से वर्कर्स आए, 2 पैसा के लालच में वो किसी भी कंपनी को छोड़ सकते हैं।
ये छोड़ ना सके, इसके लिए कंपनी में कुछ फॉर्मेलिटीज़ का ज़रूरत पड़ता है जो कंपनीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर मैं भी कहीं पर काम कर रहा हूँ तो मैं एज अ वर्कर, एज अ नौकर, अगर मैं एज अ नौकरी कर रहा हूँ, चाहे मैं टीचर का ही नौकरी करूँ क्यों ना, तो मैं हमेशा ये उम्मीद लगाता हूँ, आस लगाए बैठता हूँ कि भाई मेरी जो इनकम हो रही है उसके अलावा मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए होता है। स्टेबिलिटी मैं कैसे हासिल करूँ? ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए मैं अलग सा इन्वेस्टमेंट करके खुद से बनाऊँ, वो एक पार्ट हुआ जो हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता है। मगर एक कंपनी अगर एक वर्कर को स्टेबिलिटी क्रिएट करके देता है, स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्टेबिलिटी मतलब ये है कि आप जॉब में किसी को भी रख रहे हैं तो जॉब में एक अपॉइंटमेंट स्ट्रैटेजी, अपॉइंटमेंट फॉर्म, साइन, कॉन्ट्रैक्ट, ऑथेंटिकेशन, एंडोर्समेंट बाय द कंपनी लेटर हेड, वो होना चाहिए, जो कोई भी नहीं करता है, चाहे छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो। इसी वजह से वर्कर भागते रहते हैं, इसी वजह से वो कंपनी में जाते हैं जहाँ पर उसे लगता है कि हाँ अब मुझे यहाँ स्टेबल है। वर्कर्स के फॉर में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि भाई आप तो वर्कर्स के फॉर में बात कर रहे हैं, हमारे परेशानी जो है उसको आप सुलझा नहीं रहे, आप वर्कर्स के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक्चुअली वर्कर्स या कंपनी के बारे में, किसी के बारे में सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रॉब्लम को लोकेट करने का चेष्टा कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को किस तरह से लोकेट किया जाए। तो एक कारीगर, एक वर्कर अगर छोड़ता है आपका कंपनी को, क्योंकि उसको आप वहाँ कॉन्फिडेंटली रख नहीं पाते हैं, आप किसी भी तरह का उसके साथ डॉक्यूमेंटल अग्रीमेंट में नहीं जाते हैं। आप डॉक्यूमेंटल अग्रीमेंट करो, एक नंबर। दूसरा नंबर, वर्कर अगर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना भी काम कर रहा है आपके कंपनी में, तो वर्कर को इंसेंटिव्स का दरकार पड़ता है, हर किसी को। क्योंकि देखिए वर्कर्स का जो फीस होता है वो फीस बहुत ही कम होता है, आप लोग जानते हैं। तो वर्कर्स का कंपनी फीस कम होने के कारण से ये जो इंसेंटिव मिलता है ना, इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, और उन लोगों का जो क्षमता है, उन लोगों को जो एक ड्राइविंग फोर्स है, हाँ, वो तैयार होती है। तो ये हम लोग तो करते नहीं हैं, काफ़ी सारी कंपनीज करते नहीं हैं। तो इससे हो क्या जाता है कि वर्कर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कि क्या और ऑप्शन है, हम कहीं और जा सकते हैं, हम कहीं और जाके 2 पैसे ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। इस तरह से वो लोग हॉप स्कॉचिंग करते रहता है। तो मैं एक एग्रीमेंट की बात किया, 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या है, वर्कर को हमें और क्या देना चाहिए? वर्कर को आप प्रोविडेंट फंड में एनलिस्ट कीजिए, वर्कर को आप मेडिकल बेनिफिट्स के लिए एनलिस्ट कीजिए, वर्कर को आप बोनस अलॉट करने की चेष्टा कीजिए। ये सारी चीज़ प्लस ईयरली रेज। अगर आप कहेंगे कि कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है तो मैं ईयरली रेज आपको कैसे दूं, तो कंपनी ग्रो करने का ठेका वर्कर थोड़ी ना लेके रखा है। कंपनी को ग्रो करने का मेन जो काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, मैनेजरियल काम है, मैनेजमेंट वाला काम है, वो तो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स है, जो डिज़ाइनर्स है, ओके, उन लोगों का प्रोग्राम का काम है। वर्कर तो अपना काम कर रहा है। अगर आप बताएंगे कि वर्कर का क्षमता है 50 पीस हफ्ता में निकालने के लिए, वो भाई मेहनत कर ही नहीं रहा है और वो 40 पीस 45 पीस निकाल रहा है, जबकि कोई और वर्कर वही काम को 50 पीस में निकाल के दे रहा है, तो वर्कर को आप क्वेश्चन कीजिए। वर्कर इज नॉट अ मशीन ना, वर्कर इज नॉट अ मशीन, ठीक है। इवन मशीन भी अगर हो तो आप जानते हैं कि एक मशीन का आउटपुट का कैपेसिटी कितना है मैक्सिमम, तो उसे आप ट्यूनिंग करके वो आउटपुट कैपेसिटी पर डाल देंगे तो उतना ही निकलेगा, उससे ज़्यादा तो निकलेगा नहीं। कम निकलेगा तो आप मशीन को रिपेयर करेंगे। तो वर्कर को तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, वर्कर को हम मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट हम कैसे करेंगे? मोटिवेट करने के लिए मुझे उन लोगों को काफ़ी सारे इंसेंटिव्स और पर्क्स, इमोल्यूमेंट्स, ये सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, तब जाके वो इनकरेज होते हैं। तो ये सारे हम लोग करते नहीं हैं। जब हम करते नहीं हैं तो वर्कर किसी और के पास भाग जाता है, फिर हम लोग रोते हैं कि वर्कर गलत है, वर्कर हम लोगों का कंपनी को सपोर्ट नहीं करता, हम लोग डूब जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ को ओवरकम करने का एक और माध्यम है, एक और ज़रिया है।
वर्कर रहेगा आपके पास। आपका कंपनी में अगर फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, 6 मंथ, इवन 1 ईयर अगर आपके कंपनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अब मैं फैशन के बारे में बता रहा हूँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास 2 मशीन का है या 4 मशीन का है तो 1 साल में 6 महीना में आपको वहाँ मशीन ऐड ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही एक वर्कर देख रहा है कि और एक नया वर्कर को इन्होंने अपॉइंट किया, इसका मतलब क्या है, ये कंपनी फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हैं, ओके, और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ संस्था बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो जब एक संस्था बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो संस्था में लोगों का आस्था तैयार होता है, लोगों का भरोसा तैयार होता है। आप लोग भरोसा क्रिएट कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू द थिंग? आप भरोसा तब क्रिएट कर पाते हैं जब वो लोग अपने नज़र से देखते हैं कि भाई क्या ग्रोथ चल रहा है। आप हर हफ्ता प्रोडक्शन कर रहे थे, सोचिए 50 पीस जो मैंने बताया अभी फॉर एग्जांपल के लिए, तो और एक मशीन ऐड हुआ तो और एक कारीगर और एक 50 पीस स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन, तो लोग क्या देख रहे हैं, भाई 50 पीस यहाँ कंपनी का ग्रोथ हो गया, इसका मतलब हम लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, हम लोग और मेहनत करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और कंपनी का उचित क्या है? उचित ये है कि जो डिज़ाइनर्स है, बॉस है, जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड है, चीफ है, हाँ, उससे पूरा कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ निकाल के खुद अगर कमाते हैं 20% एक्स्ट्रा, तो उसे 2%, 5% इक्वली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द वर्कर्स, ये होना चाहिए, जो कि होता नहीं है, होता ही नहीं है, कोई नहीं करता है। ईयरली रेस, मैं भी कुछ कंपनीज में काम करता हूँ वो लोग ग्रोथ का नाम में 0 बना के रखा है काफ़ी सारे ईयर्स मेरे साथ, मगर मेरे लिए क्या है कि मैं बहुत सारा चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ओके, कि मैं उसी के लिए मैं रोऊं और मैं कंपनी छोड़ दूं, मगर ये चीज़ हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, हो रहा है। चाहे ग्रोथ जितना भी हो, इनकम जितना भी हो या नहीं भी हो, तो आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, टाटा का जो ताज होटल, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, वो 26/11 या तो जब हो गया था, तो उस वक्त टाटा कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों को सबको निकाल के बाहर नहीं किया था टाटा, उन लोगों को सबको सस्टेन किया था। नो इनकम, नो टूरिज्म, नो बिजनेस, स्टिल एवरीबडी वाज डिपेंडेंट एंड एवरीबडी वाज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ और सस्टेनेंस ऑफ द कंपनी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, हर किसी को सैलरी देते गया। कैसे दिया? कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। ये कौन लोग नौकरी से निकालते हैं मालूम है आप लोगों को? जो हमेशा एक वजह ढूंढता है कि किसी भी तरह से हम कंपनी का पैसा बचा के अपनी जेब में डालें। जो लोग ये काम करते हैं वो लोग हमेशा ये कोशिश में रहते हैं, ये सोच में रहते हैं कि किस तरह से हम अपना फ़ायदा करें, दूसरों को धुतकारें, और जब समय अच्छा हो जाता है फिर उन्हीं लोगों को वापस लाने के लिए फिर जी हुजूरी करते हैं। जब जी हुजूरी करते हैं तो वो लोग फिर आएगा क्यों? फिर उस वक्त आता नहीं है। तो आप लोगों को उचित है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, अपने पैसे को संभाल के दूसरा जगह इन्वेस्ट कीजिए ताकि वहाँ से आपको रिटर्न आए। जब आपका कंपनी का हालात, प्रोडक्शन या कंपनी का ग्रोथ जब हैम्पर हो रही है किसी न किसी कारणवश, हाँ, शायद बाढ़ आ गया, फ्लड हो गया, हाँ, वॉर हो गया, हाँ, मैं ड्रास्टिक कंडीशन बता रहा हूँ, तो इन दैट केस जैसे कोरोना हो गया था, ड्रास्टिक कंडीशन, तो आप काफ़ी सारी कंपनी सस्टेन किए हैं। मेरे भी काफ़ी सारे कंपनीज है जो मुझे सस्टेन किया हुआ है, ठीक है, मुझे नौकरी से नहीं निकाला। मगर ये जो कुछ लोग नौकरी से निकाल देते हैं वो लोग गलत लोग हैं। तो उन जैसे आप लोग मत बनिए। आप लोग अगर जो लोग जिम्मेवारी ले रहे हैं कंपनी डेवलप करने के लिए, वो लोग को ये सारी बातों को समझना पड़ेगा कि कंपनी को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज्ड रखें ताकि हर कोई कंपनी के फॉर्म में काम करे, एक ओनरशिप महसूस करके काम करे, सिर्फ यूं ना काम करे कि मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ।
अगर इस ओनरशिप का फॉर्मूला में आप जाना चाहते हैं तो किसी को आप एम्प्लॉय मत कीजिए, ये बहुत बड़ा बात है। किसी को आप एम्प्लॉय मत कीजिए, रादर हर किसी को पार्टनर्स बनाइए। आप वर्कर्स को भी पार्टनर्स बनाइए, आप अकाउंटेंट को भी कंपनी का पार्टनर बनाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज, एवरीबडी विल बी पार्टनर्स ऑफ द कंपनी। पार्टनर्स मतलब क्या होता है, आप 50 पीस बनाओ तो उसमें से जितना प्रॉफिट आएगा उसका आपका पार्टनरशिप इतना रहेगा। फर्ज करो कि आज 50 पीस आप एक कम दाम का प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल फैशन में मैं कुर्ती बना रहा हूँ और कुर्ती का सेलिंग प्राइस सोचो 500 रुपीज़ है, और आप 50 पीस अगर घाघरा बना रहे हो जिसका सेलिंग प्राइस आपका 10,000 रुपया पर पीस मान लेते हैं, है कम बेसी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जब वो पार्टनरशिप होगा तो डेफिनेटली देखिएगा ना कि मैं इस प्रोडक्ट में ज़्यादा समय दूं और ज़्यादा मैं कमाई कर सकूं, छोटा प्रोडक्ट में मैं ज़्यादा प्रोडक्शन दूं ताकि मेरे को ज़्यादा कमाई हो सकता है। तो ये सारी जो सोच है ये पार्टनरशिप कंपनीज में, पार्टनरशिप एम्प्लॉयमेंट में ये मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि आप लोग वर्कर्स को या कोई भी टीम जो बिल्डअप करना चाहते हैं एक कंपनी को ग्रोथ के लिए, उसमें हर किसी को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कीजिए। एक नंबर, कुछ पार्टनर्स होते हैं जो वर्कर पार्टनर्स होते हैं, कुछ पार्टनर्स होते हैं जो कैपिटल इन्वेस्टर पार्टनर होते हैं। वर्कर पार्टनर्स जो होते हैं वो कैपिटल आपके पास लगा नहीं पाएगा, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद काम नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग काम भी करेंगे प्लस इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, वैसे भी पार्टनर्स होते हैं। जैसे हम लोग जो शेयर खरीदते हैं, हम लोग जो स्टेक होल्डर्स है अलग अलग कंपनीज के लिए, तो ये स्टेक होल्डर्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली काम करते हैं, इनडायरेक्टली वो प्रमोशन करते हैं, इनडायरेक्टली लोगों को कहते हैं कि आप सर्फ एक्सेल का प्रोडक्ट खरीदिए, सर्फ एक्सेल बहुत अच्छा है, हमारे घर में सर्फ एक्सेल चलता है। क्यों? क्योंकि ये मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पलिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे सर्फ एक्सेल में अगर मैं सर्फ कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर चुका है तो मैं सर्फ के बारे में हमेशा बोलूँगा, मैं निरमा के बारे में नहीं बोलूँगा। सोचने का बात यह है। तो मेरे लिए भी अगर मैं कंपनी को इनडायरेक्टली प्रमोशन कर रहा हूँ, ये कर इसीलिए रहा हूँ क्योंकि कंपनी मेरे को देखता है, मुझे देख रही है कंपनी और मेरे लिए सोच रही है कंपनी और मेरे ग्रोथ के बारे में सोच रही है कंपनी। तो ये फीलिंग्स आना चाहिए एक कारीगर के अंदर, ये फीलिंग एक वर्कर के लिए आना चाहिए, ये फीलिंग एक आर्टिसन के लिए अंदर आना चाहिए, ये फीलिंग एक एम्प्लॉयर में होना चाहिए, एक एम्प्लॉई में होना चाहिए, और हर लोग जो जुड़ा हुआ है एक संस्था में वो होना चाहिए। तो जहाँ पैसा नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, जॉइंट वेंचर नहीं होगा, वहाँ कंपनी कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा, कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में नौकरी करके गुजारा करना चाहते हैं। नौकरी अपने कंपनी में हम करते हैं या किसी और के कंपनी में करते हैं। नौकरी हम जो करते हैं वो क्या है, हमारा इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारा इनकम आता है। तो हम घर में तो बैठ के नहीं रहेंगे, हम तो कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो जो वर्कर भाग जा रहा है, जो डिज़ाइनर भाग जा रहे हैं, हाँ वो लोग कहीं ना कहीं तो जा रहा है, कहीं ना कहीं तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तभी तो वो काम कर रहे हैं ना। तो ये जो सोच है, मैं बार बार वापस से रिपीट करूँगा, वीडियो बहुत खिंच गया, लंबा हो गया। हाँ, मुझे आप लोग इसका फीडबैक देना, ओके और मैं इसके बारे में वापस बोल सकता हूँ किसी न किसी पॉइंट्स को लेके। ये मुद्दा पर्टिकुलरली मेरे अपने कुछ एक्स स्टूडेंट्स हैं जो लोग अपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं। हाँ, कल ही हमने मीट में थे, उसमें 3-4 डिज़ाइनर्स बड़े थे जो ऑलरेडी 14-15 साल बिजनेस में हैं। उन लोगों को भी कुछ समस्या आ रही है। एक डिज़ाइनर है जो यूएसए से कल मुझे ज्वाइन की थी जूम में। कुछ लोग मीटिंग में थे जो पर्टिकुलरली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो लोग को पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से स्टार्ट करें। तो ये मीटिंग के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों को मैं क्लियर किया और मैं बताया कि आप लोग प्रपोजल इस बात को दो कि आप बिजनेस करना चाहते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना चाहते हो, आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हो,
पार्टनरशिप में कुछ कमिटमेंट्स रहेंगे, कुछ एग्रीमेंट्स रहेंगे। ओके, वो एग्रीमेंट्स कमिटमेंट के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, वरना हर कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। वो कहीं और जाके नौकरी करेगा, फिर वो नौकरी करते करते फिर किसी और कंपनी में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ से उसे बेटर सैलरी मिलता है। ये वर्कर भी करते हैं, डिज़ाइनर्स भी करते हैं, बड़े शिक्षित लोग भी करते हैं, जो अशिक्षित लोग भी करते हैं। तो इसमें ना शिक्षा काम में आएगा, ना बहुत बड़ा आप लोगों का मैनेजरियल स्किल काम में आएगा। अगर आप लोग इस तरह से भागते रहेंगे, हर कोई एक दूसरे का हाथ छोड़ते जाएंगे। ओके, लोगों को जोड़िए, जोड़ने सीखिए और सभी के साथ मिलकर काम कीजिए। ग्रोथ होगा, इवोल्यूशन तैयार होगा, और इसमें इन्वॉल्व कीजिए लोगों को, ताकि पार्टनरशिप में आपका कंपनी इस्टेब्लिश हो पाए और आप लोग बड़ा बन पाए। ओके, तो देखिएगा आप लोगों का जो समस्या है, उस सारा समस्या निवारण हो जाएगा। तो हमारा गुजारिश आप सभी से है कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे। अगर बाई चांस किसी को कोई समस्या रहा होगा तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और हम क्या और बेटर आपको सजेशन दे सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। बाय बाय।